हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू होम साइंस विद चार्ली। आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, सभी को सुप्रभात। तो आज चलिए फिर से हम लोग कुछ करेंगे प्रैक्टिस सेट। कल हम लोग नहीं कर पाए थे, सिर्फ एक छोटी सी वीडियो ही मिल पाई थी आप लोगों को। तो मैंने बताया था कि इस हफ्ते और अगले हफ्ते भी थोड़ा बहुत आप लोगों को अप्स डाउन देखने को मिलेंगे, मतलब कम ज़्यादा वीडियोज़ रहेंगी। तो चलिए बिना किसी देर के फटाफट से प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो आपको पता है दिख ही रहा है कि टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, नेट जितने भी होम साइंस से रिलेटेड एग्जाम्स होते हैं सभी के लिए हेल्पफुल है। और इसमें कुछ क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस सेट के हैं और कुछ क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के हैं, दोनों मिक्स हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देर के फटाफट हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का आपका कोट है, आजकल तो हम लोग कोटेशन मैंने आप लोग को नहीं दे पा रही थी, कि कॉन्टिन्यूटी इज द की टू सक्सेस, मतलब कि निरंतरता सफलता का मूल मंत्र है। बात बिल्कुल सही है। अगर आप निरंतर प्रयास कर रहे हैं, निरंतर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप ज़रूर आपको जो सफलता है वो ज़रूर मिलेगी। ठीक है, तो इसमें जो ये बात लिखी हुई है ना, कॉन्टिन्यूटी इज़ द की टू सक्सेस, ये 101% एकदम ट्रू है। तो आप लोग इसको अपने तैयारी में, अपने दिनचर्या में, अपने स्ट्रैटेजी में इसको जरूर रखिए। ठीक है, एक लाइन इस अपने स्ट्रैटेजी में इस एक लाइन को फिट कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए अब ज़्यादा देर नहीं करेंगे, ना ज़्यादा बात करेंगे, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है, इसमें देखिए कुछ क्वेश्चन में ऑलरेडी आंसर लगे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम लोग अभी आंसर नहीं लगाएंगे। तो चलिए इसमें देखिए फर्स्ट आपका है क्वेश्चन कि पायरिया रोग का कारण है, सॉरी पायरिया पढ़ रही हूँ, मलेरिया रोग का कारण है मादा क्यूलेक्स मच्छर, या नर एनाफिलीज मच्छर, या नर क्यूलेक्स मच्छर, और डी इसमें आंसर था इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो आंसर जाएगा इनमें से कोई नहीं ही जाएगा, क्योंकि इसमें आपका जो ठीक है, इसमें आपका ये वाला भी रॉन्ग जाएगा, ये वाला भी रॉन्ग जाएगा, ये वाला भी रॉन्ग जाएगा, क्योंकि मलेरिया रोग का कारण क्या होता है, मादा एनाफिलीज मच्छर होते हैं। ये जहाँ पे नर लिखा हुआ, यहाँ पर मादा एनाफिलीज मच्छर होना चाहिए था। इस वजह से इसमें आपका जो है वो इसमें आपका तीनों नहीं होगा। बात समझ गया, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बल्कि इसमें आपका क्या होगा, मादा एनाफिलीज मच्छर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जब मलेरिया के कारणों का पता नहीं था, तब इसके होने का कारण डैश बताया जाता था, गंदा पानी, अशुद्ध हवा, नर एनाफिलीज मच्छर, मादा एनाफिलीज मच्छर। तो सभी आपको पता है कि जब मलेरिया के कारणों का पता नहीं था, तब इसका कारण क्या बताया जाता था, गंदा पानी। ठीक है, आंसर पहले से देखिए मार्क किया हुआ है। फिर नेक्स्ट है, वह क्रिया जिसके द्वारा शरीर के आंतरिक और बाहरी अंगों को क्रियाशील बनाया जाता है वह है। तो बिल्कुल देखिए ऑलरेडी इसमें भी मार्क किया हुआ है, जो आपका व्यायाम है उसको बताया जाता है। ठीक है, तो बिना देर किए हुए अब दूसरा क्वेश्चन है, हृदय द्वारा सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है वह है। क्या किया जाता है, नियमित रूप से धड़कना, श्वसन में सहायता करना, शुद्ध रक्त को शरीर के सभी अंगों में पहुंचाना, तथा अशुद्ध रक्त को फेफड़ों में पहुंचाना, पोषक तत्वों को संचित करना। इसमें जो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट आपका फंक्शन है हार्ट का, वो किसका है, वो क्या है कि जो इम्प्योर ब्लड है उसको, सॉरी जो प्योर ब्लड है उसको बॉडी के सभी ऑर्गन तक पहुंचाना, सभी टिश्यूज तक पहुंचाना, और जो इम्प्योर यानी कि अशुद्ध रक्त है उसको फेफड़ों में पहुंचाना, ताकि फेफड़े में रक्त आपका क्या हो सके, शुद्ध हो सके। तो यहाँ पर सी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से है कि निम्न में से किस वस्तु का उत्सर्जन स्वस्थ व्यक्ति के मूत्र में नहीं होता है। ठीक है, तो यूरिया है, यूरिक एसिड है, ग्लूकोज है, नमक है। तो जो एक हेल्दी पर्सन है उसके यूरिन में ग्लूकोज की मात्रा नहीं आनी चाहिए, चाहे वो ग्लूकोज हो गया, चाहे आपका प्रोटीन हो गया, इस तरह की चीज़ें उसके यूरिन में नहीं आनी चाहिए। अगर यूरिन में ग्लूकोज या प्रोटीन इस तरह का कोई भी चीज़ पास हो रहा है, इट्स मीन कि बॉडी में कुछ ना कुछ डिसफंक्शनिंग हो रही है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग सी के साथ जाएंगे, यानी कि ग्लूकोज के साथ। अगर आपके यूरिन में आपको पता है कि ग्लूकोज आने लग जाता है तो उसको हम लोग ग्लाइकोसूरिया बोलते हैं, और अगर यूरिन में प्रोटीन आने लग जाता है तो उसको हम लोग एल्ब्यूमिनूरिया या फिर प्रोटीनूरिया बोलते हैं, क्योंकि यूरिन में जो प्रोटीन आता है वो एल्ब्यूमिन प्रोटीन ट्रेस होने लगता है, तो उसको एल्ब्यूमिनूरिया या फिर प्रोटीनूरिया कुछ भी आप बोल सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मा में पाई जाने वाली प्रोटीन है, ग्लोब्यूलिन है, फाइब्रिनोजन है, एल्ब्यूमिन है, इनमें से सभी है। तो इसमें जो आपकी प्लाज्मा में पाई जाने वाली स्पेशली तो दो होती हैं, ग्लोब्यूलिन और एल्ब्यूमिन, लेकिन इसमें फाइब्रिनोजन को भी हम लोग इंक्लूड करेंगे क्योंकि दोनों ऑप्शन को लेकर चलना है। तो यहाँ पर हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। फाइब्रिनोजन प्रोटीन आप सभी को पता है कि ये विटामिन के और कैल्शियम के साथ मिल करके क्या करती है, ब्लड क्लॉटिंग में मदद करती है। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तंबाकू के अधिक सेवन से होता है, एक सेकेंड, चल रहा है क्लास भाई। क्या होता है तंबाकू के अधिक सेवन से, हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, रक्तचाप बढ़ जाता है, मुख में कैंसर हो सकता है, उपर्युक्त सभी। इसमें जो आपका आंसर जाएगा वो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, यानी कि उपर्युक्त सभी। कैंसर का अगर बहुत एक्सेस यूज किया जा रहा है तो इस तरह की सभी समस्याएं उसमें हो सकती हैं। ठीक है, याद रखना है।
नेक्स्ट है, मसालों के अधिक प्रयोग से किस अम्ल का श्रावण अधिक होने लग जाता है? कार्बोनिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि आपका HCl, या फिर ये दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम बहुत ज़्यादा स्पाइसेस का यूज़ करते हैं अपने फूड में, तो उससे क्या होता है, HCl की मात्रा जो होती है वो अधिक मात्रा में रिलीज़ होने लग जाती है। और अगर अधिक मात्रा में HCl आपकी बॉडी में रिलीज़ होने लग जाएगा आपके स्टमक में, तो वो जो आपके स्टमक की वॉल्स होती हैं, जो भित्तियाँ होती हैं, आमाशयिक भित्तियाँ, उनको क्या करेगा, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है धीरे धीरे उनको डैमेज करने लग जाता है। तो इसी वजह से बोला जाता है कि अगर बहुत ज़्यादा मसाले वगैरह हम खाएंगे तो हमें नुकसान करेगा। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। शरीर में श्वेत सार की अधिकता होने पर ग्लूकोज त्वचा के नीचे किस ऊतक के रूप में जमा हो जाते हैं? श्वेत सार का मतलब कार्ब्स, जो आपके कार्बोहाइड्रेट हैं। तो अगर वो अधिक हो गया तो ग्लूकोज जो होता है वो त्वचा के नीचे किस ऊतक के, कौन से टिश्यू में जो है डिपॉजिट हो जाते हैं? संयोजी ऊतक यानी कि आपका कनेक्टिव टिश्यूज, श्लेष्मिक ऊतक आपका, या एडिपोज टिश्यूज, या इनमें से सभी। तो क्या होता है, जो ग्लूकोज त्वचा के नीचे ऊतक मतलब वसा के रूप में जम जाते हैं, वो कहाँ जमा होते हैं? आपके एडिपोज टिश्यूज यानी कि वसी ऊतक में। ठीक है, तो यहाँ आपका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एंजाइम क्या है, आपसे पूछ रहा है। तो एंजाइम क्या है? यह एक रासायनिक पदार्थ है। यह किसी पदार्थ तथा उचित वातावरण में ही क्रिया करता है। यह स्वयं परिवर्तित हुए बिना अन्य पदार्थों की रासायनिक क्रिया को प्रभावित करता है। उपर्युक्त सभी। तो एंजाइम का जो तीनों स्टेटमेंट होगा एंजाइम के लिए बिल्कुल सही माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या करता है, बिल्कुल सही काम का रासायनिक पदार्थ है, उचित वातावरण में ही क्रिया करता है। जब क्या बोलते हैं इसको, जब इसको अपने हिसाब का माहौल मिलेगा, मतलब टेम्परेचर मिलेगा, या जितना पीएच ज़रूरत होगी, जितने पीएच की, उतने पीएच पे ही ये काम करेगा। अगर पीएच कम है, ज़्यादा है, तो ये वर्क नहीं करेगा। और क्या करता है, बिल्कुल सही बात है, खुद को बिना परिवर्तित किए हुए भी ये क्या करता है, जो है कैटलिस्ट का काम करता है ना, उत्प्रेरक का काम करता है। तो तभी जो है अपने आप को बिना परिवर्तित किए हुए भी दूसरे पदार्थों पे जब ये क्रिया करेगा तो उसको वो प्रभावित करेगा। खुद नहीं चेंज होगा, लेकिन जिस चीज़ पे क्रिया करेगा उसको बदल देगा। तो यहाँ पर हमारा तीनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट की तरफ आते हैं। काइम क्या है? काइम मैंने आपको बताया था एक दिन शॉर्ट्स के वीडियो में। काइम क्या है? एक प्रकार का पाचक रस है, पेशियों का संकुचन एवं विमोचन है, भोजन का अवशोषण है, आमाशयिक भित्तियों में भोजन का लेई के रूप में हो जाना है। तो काइम आपका क्या होता है, मैंने आपको बताया था, जो फूड हमारे मुंह मतलब माउथ में रहता है तो उसको बोलस बोलते हैं। जब आपके आमाशय में आ जाता है तो उसको हम लोग काइम बोलते हैं। और जब आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरी तरीके से डाइजेस्ट होकर के ब्लड में मिक्स हो जाता है तो उसको हम लोग काइल बोलते हैं। तो यहाँ पर काइम के लिए हम कहाँ जाएंगे, आपका आमाशयिक भित्ति में भोजन का लेई के रूप में हो जाना। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशियों के विकास के लिए आवश्यक है प्रोटीन युक्त भोजन, व्यायाम एवं विश्राम, स्वच्छ वायु, इनमें से सभी। तो बहुत आसान क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है कि सभी चीज़ें इसमें के लिए आवश्यक है पेशियों के विकास के लिए। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे कड़ी वस्तु क्या है? मांसपेशियां, कोशिका, अस्थियां, इनमें से सभी। तो ये भी बताने की जरूरत नहीं है, बोन्स जो आपकी होती हैं वो सबसे कड़ी होती हैं। हालांकि अगर इसमें इनामेल होता है, आपके दांतों का जो इनामेल होता है वो भी बहुत कठोर माना जाता है, बट अगर वो नहीं है तो आप बोन्स के साथ जाएंगे। फिर नेक्स्ट है हमारा बेली क्या है, मतलब कि तुंद क्या है। ठीक है, जिसको इंग्लिश में बेली कहते हैं। यह एक प्रकार की संधि है, यह एक प्रकार की मांसपेशी है, यह एक प्रकार का मध्य भाग है, यह पेशी का मूल स्थान है। इसमें क्या होता है, इसमें जो आपका जाएगा वो सी आंसर के साथ जाएंगे। ये क्या करता है, ये आपके मांसपेशी के बीच का एक मध्य भाग होता है। मान लीजिए कोई ये मसल है तो इसके बीच का जो भाग होगा उसको हम लोग बेली बोलते हैं। समझ गए आप? तो यहाँ पर सी आंसर के साथ जाएंगे। नेक्स्ट है, मानव के मस्तिष्क कोश की अस्थियां परस्पर किस प्रकार की संधि से जुड़ी रहती हैं? आपसे क्या पूछ रहा है, मानव मस्तिष्क की अस्थियां जो होती हैं वो कौन से जॉइंट से जुड़ी रहती हैं? तो चल संधि, अपूर्ण संधि, अचल संधि, या कब्जा संधि। तो आपको पता है कि जो हमारे सर में हमारे जो हड्डियां हैं क्या वो हिलती रहती हैं? नहीं हिलती रहती हैं। या जो सर में हमारे ब्रेन में जो जॉइंट्स हैं क्या वो हिलते हैं? क्या वो मुड़ते हैं? नहीं मुड़ते हैं। जैसे हैं बिल्कुल एकदम कॉम्पैक्ट, एकदम आप कह सकते हो पूरी डेंस एज की एक संरचना है। ठीक है, हिलता डुलता नहीं है। ठीक है, इस वजह से यहाँ पर हम लोग जाएंगे अचल संधि के साथ। ठीक है, मतलब यहाँ पर ऐसे जॉइंट्स हैं जो क्या करते हैं, मूवमेंट नहीं करते हैं। ठीक, तो इसलिए सी आंसर करेक्ट होगा। फिर नेक्स्ट है हमारा कि गॉबलेट कोशिकाएं क्या है? तो क्या है गॉबलेट कोशिकाएं? यह वह कोशिकाएं हैं जो कोशिका विभाजन में सहयोग करती हैं। यह भोजन के चयापचय में भाग लेती हैं। यह म्यूकस या श्लेष्मा उत्पन्न करती हैं। डी आपका है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो आंसर करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, यह म्यूकस तथा श्लेष्मा उत्पन्न करती हैं। अब ये क्या करती हैं, ये आपके जो हमारी क्या बोलते हैं, जो हमारी ट्रैकिया होती है या स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, वहाँ पर इस तरह की सेल्स पाई जाती हैं। इसमें होता क्या है, ऐसा म्यूकस या ऐसा श्लेष्मा रिलीज करती हैं जिससे आपके बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स हैं या कुछ पार्टिकल्स हैं, है ना, या फिर आप कह सकते हो कि कुछ भी मतलब सूक्ष्म को जो भी चीज़ें वो अगर आपके बॉडी में एंटर कर गई हैं तो ये इस म्यूकस के थ्रू क्या होता है, ये बाहर निकलने के में मदद करता है। बात समझ आई आपको?
जैसे हम छींक देते हैं या खांसी आ जाती है, तो उस तरीके से क्या होता है, जो भी कुछ ऐसा सब्सटेंस होता है जो इरिटेबल है, हमारे बॉडी के लिए मतलब फेवरेबल नहीं है, तो उसको वो एक्सक्रीट आउट करने में मदद करता है। ठीक। फिर हमारा नेक्स्ट है कोशिका के जीवन का मूल आधार मुख्य रूप से क्या है, जिसके न रहने पर कोशिका मृत मानी जाती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया है, सेंट्रियोल है, केंद्रक यानी कि आपका न्यूक्लियस है, या फिर आपका जीव द्रव्य है। ठीक है, तो कोशिका मृत मानी जाती है। तो ब्रेन ऑफ द सेल किसको बोला जाता है? न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक को। इसलिए अगर केंद्रक नहीं रहेगा तो कोशिका आपकी पूरी तरीके से डेड मानी जाएगी। इसलिए हमारा यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। कोशिका को ही केंद्रक को ही कोशिका का दिमाग यानी कि ब्रेन बोला जाता है। ये बात आपको पता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। ठीक है, चलिए। और नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि आय व्यवस्थापन ये सबसे पहले आवश्यक है। जब आप मनी मैनेजमेंट कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले क्या आवश्यक है? लक्ष्यों को जानना, धन का विश्लेषण, विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान, आय तथा आवश्यकता में सामंजस्य। तो सबसे पहला जो आपका आवश्यक काम है वो आपका है लक्ष्य को जानना। क्या जानना? लक्ष्य को जानना। आपको पहले पता तो होना चाहिए कि आप जो पैसा लगाने जा रहे हैं, इस पैसे का आपको क्या करना है, कहाँ पर आपको ये पैसा लगाना है, इस पैसे से आपको क्या खरीदना है, क्या आपको कौन सा रिसोर्स आपको पैदा करना है, या कौन से रिसोर्स को कैसे इसको मतलब व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले आपको लक्ष्य पता होना चाहिए। भाई आपको पता होना चाहिए ना, आप इस पैसे से आप क्या खरीदेंगे, घर बनाएंगे, शॉपिंग करेंगे, किसी को दान देंगे, बच्चे की फीस जमा करेंगे। तो ये आपको जानना सबसे पहले आवश्यक है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है शुद्ध तरल आहार का प्रकार नहीं है। नहीं पूछ रहा है आपसे, नॉट। ठीक है, तो नहीं है कच्चे नारियल का पानी, खिचड़ी, ग्लूकोज का पानी, बार्ले का पानी। तो बहुत आसान क्वेश्चन है कि जो आपका खिचड़ी है वो क्या है, ये आपका तरल आहार में नहीं आएगा। ठीक है, ये आपका सॉफ्ट डाइट में आएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा बेकिंग पाउडर अथवा खाने का सोडा मिलाकर भोजन पकाने से नष्ट होने वाला पौष्टिक तत्व है। विटामिन बी, प्रोटीन, कार्बोज, खनिज लवण। तो सभी को बहुत बेसिक क्वेश्चन है और बहुत फेमस भी है। विटामिन बी है, स्पेशली विटामिन B1 जो होता है वो बेकिंग सोडा डालने से आपका खत्म, मतलब उसकी विटामिन B1 खत्म हो जाता है या डिस्ट्रॉय हो जाता है, ये कह सकते हो आप। ठीक है, बेकिंग सोडा डालने से जो है बचना चाहिए, हमें कोशिश करनी चाहिए। फिर हमारा नेक्स्ट है शैशवावस्था है, समायोजन की अवस्था, आत्मनिर्भरता की अवस्था, समस्या की अवस्था, अनुकरण की अवस्था। तो इन तीनों को आपको देख के लग रहा होगा कि इसमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, ए हो जाएगा आपका। ठीक है, बच्चा क्या करता है, समायोजित करता है नए लोगों से, नए माहौल में, है ना, नए टेम्परेचर में, सब चीज़ें नई होती हैं भाई, तुरंत तुरंत बच्चा जो न्यू बेबी रहता है वो। तो चलिए, ये हो गया हमारा ए आंसर करेक्ट। ठीक है, अभी नेक्स्ट के साथ जाएंगे। ग्रामीण लोगों को ऐच्छिक रूप से किस कार्य में भाग लेना चाहिए? प्रसार में, समूह गान में, टीवी कार्यक्रम में, या नेतागिरी में। तो इसमें किस में भाग लेना चाहिए उनको? जो आपके प्रसार होते हैं, प्रसार कार्य होते हैं, उनमें इन लोगों को भाग लेना चाहिए। क्योंकि प्रसार कार्य जो होता है वो क्या होता है, ग्रामीण लोगों के विकास के लिए ही होता है कि ग्रामीण लोगों का क्या हो सके, उनका जीवन सहज हो सके, उनका जीवन समग्र हो सके, वो तमाम तरह की स्किल्स, तमाम तरह की चीज़ें सीख सकें और अपने जीवन को क्या सके, एक बेहतर दिशा प्रदान कर सके। ठीक है, ये आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है बालक का मन ही अध्यापक की पाठ्य पुस्तक है। यह कथन किसका है? रॉस का है, फ्रॉइड का है, रूसो का है, या मन का है? तो ये आपका जो आंसर है आपका वो किसका है? रूसो का है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सी के साथ जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है मानव विकास की प्रक्रिया का मूलभूत संप्रत्यय है। विकास का अर्थ एवं परिभाषा, विकास की विशेषताएं, विकास एवं अभिवृद्धि में अंतर, उपयुक्त सभी। इसमें जो मूलभूत संप्रत्यय है वो सभी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग डी के साथ जाएंगे। सभी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। विकास जो होता है, विकास की प्रक्रिया में सब चीज़ें होती है। विकास का अर्थ एवं परिभाषा भी आती है, उसकी विशेषताएं भी आती हैं, अभिवृद्धि भी आती है, सब कुछ आता है। ठीक है, तो यहाँ पर डी के साथ चले गए हम। नेक्स्ट है प्रसार विषय का प्रतिपादन हुआ है। जागरूकता के लिए, ग्रामीण जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए, नैतिकता की रक्षा के लिए, उपयुक्त सभी। इसमें जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपका वो है ग्रामीण जीवन की सर्वांगीण विकास के लिए। ठीक है, तो बी के साथ जाएंगे। अब आपको दिमाग लगा, आप सोचेंगे कि इसमें सभी हो सकता है, जागरूकता भी होती है, नैतिकता भी होती है, लेकिन जब आप ग्रामीण जीवन के सर्वांगीण विकास करेंगे तो आपको इसमें नैतिकता, जागरूकता, सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, तो इस वजह से हमारा सबसे बेस्ट ऑप्शन हमें चूज करना होता है, आपको ये बात पता ही है। तो हम बी के साथ चले जाएंगे यहाँ पर। फिर है गृह सज्जा में रट महोदय ने कला का मूल तत्व नहीं बताया है। देखिए, इसमें तो आपके सभी कला के तत्व हैं, बट इसमें रट की बात हो रही है, स्पेशली इनके रिगार्डिंग पूछा जा रहा है कि इन्होंने क्या नहीं बताया है। तो इन्होंने प्रकाश को इससे एक्सक्लूड कर दिया है, मतलब प्रकाश को इन्होंने मूल तत्व कला का नहीं बताया है। याद रखिएगा कि ऐसे तो बताया गया है, लेकिन अगर रट के हिसाब से आए, रट के अकॉर्डिंग आए, तो आपको प्रकाश को एक्सक्लूड करना है, उसको एलिमिनेट कर देना। ठीक है, क्योंकि इन्होंने प्रकाश को कला का मूल तत्व नहीं माना है। फिर है कल्पना में क्या होता है? स्वयं रचनात्मक होती है, सृजनात्मक होती है, पूर्व अनुभव के आधार पर नया पुनर्गठन होता है, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन लगा हुआ है और यही सही भी है आपका कि जब हम कल्पना करते हैं तो बिल्कुल सही बात है, वो सृजनात्मक, रचनात्मक होती भी है, और कहीं ना कहीं हम अपने अपने पिछले एक्सपीरियंस जो हमारे रहते हैं उसके बेस पे ही हम उस तरह की चीज़ें कल्पना करते हैं। ठीक है,
फिर है अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं संकलित किए गए आंकड़ों को कहा जाता है प्राथमिक कहा जाता है, मतलब प्राथमिक आंकड़े, द्वितीयक आंकड़े, प्राथमिक और द्वितीयक दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल सही बात है, जो रिसर्चर है वो खुद जा करके फर्स्ट हैंड डेटा कलेक्शन कर रहा है। फर्स्ट हैंड डेटा कलेक्शन का मतलब क्या है कि वो खुद से जा करके डेटा कलेक्ट कर रहा है, खुद से जा करके वो मिल रहा है, ऑडियंस से मिल रहा है, वहाँ से नई नई जानकारियाँ लेकर के आ रहा है। तो ऐसे आंकड़ों को हम लोग बोलते हैं प्राथमिक। ठीक है, क्या बोलते हैं? प्राथमिक डेटा कलेक्शन मतलब प्राइमरी डेटा कलेक्शन बोलेंगे, चाहे उसको प्राथमिक आंकड़े बोलेंगे। समझ गए आप? और अगर कहीं वो किसी और के थ्रू कलेक्ट कर रहा है, ठीक है, चाहे जैसे किसी मैगजीन में किसी का इंटरव्यू है, वहाँ से वो कुछ चीज़ें कलेक्ट कर रहा है, या किसी पत्रिका से, या कहीं और पे जा करके किसी व्यक्ति से पूछ रहा है दूसरे व्यक्ति के बारे में, ठीक है, तो उसको हम लोग द्वितीयक आंकड़े बोलते हैं। समझ आई बात आपको? जैसे मान लीजिए आपको कोई रिसर्च करना है, कुछ करना है, तो आप मुझसे मान लीजिए मैं गई थी घूमने कहीं मसूरी, तो आप मुझसे आकर के पूछे कि मसूरी के बारे में कुछ बताइए, और मैं वो आपको बता दूं, तो वो आपका द्वितीयक आंकड़ा हो जाएगा। ठीक है, और मसूरी के बारे में आपको कुछ जानना है, कुछ अध्ययन करना है, आप स्वयं मसूरी जाएं और वहाँ से लिख करके चीज़ें खुद से कलेक्ट करके ले आएँ, तो वो आपका प्राइमरी हो जाएगा। ठीक है, मतलब प्राथमिक आंकड़े हो जाएगा। तो चलिए, ये भी हो गया हमारा। फिर एक और है, ऐच्छिक पेशियाँ हैं, इनमें गहरी तथा हल्की धारियाँ पाई जाती हैं, इन पर किसी का नियंत्रण नहीं होता। ये शरीर में उन अंगों में पाई जाती हैं जो इच्छा के अधीन रहकर कार्य नहीं करते हैं। तो इसमें मैं आपको बता दूं, इसमें भी आपका सब हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, ए वाला भी सही है, बी वाला भी सही है, सी वाला भी सही है। इसमें जो तीनों चीज़ें दी गई हैं, ये सभी चीज़ें ऐच्छिक पेशियों में पाई जाती हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। चाय में पाया जाता है थियोफाइलिन, कैफीन, टैनिक एसिड, इनमें से सभी। तो चाय में आपके सभी चीज़ें पाई जाती हैं। बात समझ आई आपको? और इसमें एक चीज़ मैंने और पढ़ी आपको कि जो चाय में कैफीन पाया जाता है, ये क्या करता है, धीरे धीरे जब रिएक्ट करता है, मतलब हम लोग पीते हैं चाय, तो किडनी को कमज़ोर करता है। ये बात आज मुझे मतलब मैंने पढ़ी, तो मैं आपको बता दे रही हूँ, जस्ट फॉर जान लीजिए बस। अब ऐसा नहीं कि चाय पीने से किडनी कमज़ोर हो जाएगी। नेक्स्ट आते हैं, कंकाल तंत्र को सुडौलता तथा सौंदर्य प्रदान करने का तंत्र है तंत्रिका तंत्र, पेशी तंत्र, प्रसंचरण तंत्र, पाचन तंत्र। तो सभी को पता है, जो आपका पेशी तंत्र है वो आपका सौंदर्य और सुडौलता प्रदान करने का काम करेगा। ठीक है, जो हमारी मसल्स में मूवमेंट होता है वो इसीलिए होता है। चलिए, इसके बाद अब नेक्स्ट है, शिशु का गला साफ करने के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए? ग्लिसरीन का, बोरिक लोशन का, जैतून के तेल का, इनमें से सभी का। तो सबसे अच्छा जो माना जाता है वो बच्चे का बोरिक लोशन का यूज़ करके बच्चे का गला साफ किया जाना चाहिए। फिर नेक्स्ट है, गर्भावस्था में प्रोटीन की मांग बढ़ जाती है, क्योंकि गर्भस्थ शिशु के विकास के लिए, गर्भवती की ऊर्जा की मांग पूर्ति के लिए, रक्त निर्माण के लिए, अस्थियों के निर्माण के लिए। सबसे अच्छा जो ऑप्शन है वो क्या है? गर्भस्थ शिशु के विकास के लिए, क्योंकि गर्भस्थ शिशु का विकास होगा तो क्या होगा? रक्त निर्माण भी उसी में आ जाएगा, अस्थियां भी आ जाएंगी, सब कुछ उसी में आ जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन के साथ जाएंगे हम लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य सबसे पहले परिवार का सदस्य है और फिर राज्य का, इस प्रकार राज्य रूप परिवार पर आधारित होना चाहिए। तो यह विचार किसका है? वुड्सवर्थ का है, कन्फ्यूशियस का है, मैकाइवर एंड पेज का है, ऑगमन एवं निम्कॉफ का है। ये जो स्टेटमेंट, ये जो डिफिनेशन है वो किसकी? कन्फ्यूशियस की दी गई। ठीक है, याद रखिएगा कि क्या है, राज्य रूप परिवार। इस तरह बस एक कीवर्ड समझ लीजिए कि परिवार का, मनुष्य पहले तो परिवार का सदस्य है, लेकिन फिर वो राज्य का है, और जो ये राज्य है राज्य रूप परिवार पर ही आधारित है। बात समझ गए आप? तो ये आपको बताना है, कन्फ्यूशियस की डिफिनेशन है ये। इसके बाद और क्या है, निम्न में से किस जनन की रचना मेढक के बच्चे के समान होती है? शिश्न, शुक्रवाहिनी, शुक्राणु, इनमें से कोई नहीं। तो मेढक के बच्चे की रचना किसकी? जो स्पर्म होता है यानी कि शुक्राणु, उसकी रचना इस तरीके की होती है, मेढक के बच्चे के आकार की। ठीक है, सी ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। अच्छा, बस अब आज के लिए इतना ही। तो चलिए, आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। अभी हम लोग फिर से करेंगे क्वेश्चन, और कोशिश कर रही हूँ कि शाम तक या फिर कल सुबह आपको मैं मतलब पीपीटी को कंप्लीट करूँ और फटाफट वो धागे वाला चैप्टर लेकर के, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत अच्छा है वो। तो चलिए, आप लोग अपना ध्यान रखिए, रिवीजन करिए, पढ़ाई करते रहिए, एग्ज़ाम की डेट का इंतजार मत करिए। मैं फिर से वही कहूँगी कि एग्ज़ाम की तारीख के हिसाब से आप तैयारी मत कीजिए, आप अपने आप को तैयार करिए। ठीक है, खुद को तैयार करिए, खुद को मोटिवेट रखिए, सही चीज़ें पढ़िए, रिवीजन ज़रूर करिए, और जो चीज़ें नहीं पढ़नी है उसको बिल्कुल मत पढ़िए। और ये चीज़ हमेशा इस चीज़ के लिए सर्च करते रहिए कि क्या आपको पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना। अपना दिमाग लगाइए, डिस्कशन करिए, ठीक है, खुद से थोड़ा सा सेल्फ एनालिसिस करिए, खुद को सेल्फ इवेल्युएट करिए, और अपनी पढ़ाई जारी रखिए। ठीक है, तो चलिए, बाय बाय। अब मिलते हैं हम लोग दूसरे वीडियो में या दूसरे शॉर्ट्स में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।